तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं LIC नॉन मेडिकल स्कीम। और ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलिंग यू फ्रैंकली, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि लास्ट सेशन में जो हमने क्लब मेंबरशिप के ऊपर सेशन किया था, उसमें एक बहुत बड़ी क्रिटिकल मिस्टेक मुझसे हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी कि मैंने जो प्रेजेंटेशन दो बनाई और उसमें बाद में उसको शॉर्टन किया, तो उसमें कंफ्यूजन हुआ और मैं एक जगह और लिखना भूल गया और मैंने उसको फ्लो फ्लो में वैसे ही एक्सप्लेन भी कर दिया। तो वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लास्ट सेशन जो क्लब मेंबरशिप पे हमने किया उसमें मैंने कहा कि 130 नेट लाइव्स 3 साल क्वालिफाइंग जो 3 साल होंगे उसमें करना जरूरी है, प्लस 2,10,000 रुपया आपको फ्रेश कमीशन, 2,10,000 रिन्यूअल कमीशन। एंड मैंने कहा कि 600 नेट लाइव्स भी आपकी टोटल होनी चाहिए, इन्फोर्स होनी चाहिए। नेट लाइफ नहीं, टोटल इन्फोर्स लाइफ 600 होनी चाहिए। इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें और है। और या तो 130 नेट लाइफ आप 3 क्वालिफाइंग ईयर्स में करें, 15% से कम आपकी लैप्सेशन हो, और जो प्रेस्क्राइब्ड कमीशन का, रिन्यूअल कमीशन का और फ्रेश कमीशन का क्राइटेरिया है वो आपका पूरा हो। तो 130 130 130 अगर आपने 3 क्वालिफाइंग ईयर्स में कर लिया तो टोटल 600 लाइव्स इन फोर्स की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, उस सेशन में गलती से मैंने आपको क्या बोला कि 600 टोटल लाइव्स भी इन फोर्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो क्या है, और है उसमें, या तो 130 नेट लाइव्स हम 3 साल क्वालिफाइंग ईयर में कर लें, या हमारी टोटल लाइव्स कितनी हो, 600 लाइव्स इन फोर्स हो, और मिनिमम 40 लाइव्स क्वालिफाइंग ईयर्स में हो, तब भी आप क्लब मेंबर बन सकते हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए, अगर नहीं क्लियर हुई है तो अभी पूछ लीजिए। सर 40 लाइव्स वाला एक बार दोबारा से बता दीजिए। हाँ जी। जो लास्ट में बोला ना 40 लाइव्स वाला, वो दोबारा से बता दीजिए, लास्ट वाली 2 लाइन्स। देखिए, क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर है, या तो टोटल लाइव्स इन फोर्स प्लस मिनिमम लाइव्स जो दिया हुआ है। 3 सालों में मिनिमम लाइव्स 40 है क्लब मेंबरशिप के लिए। तो आपने 130 नेट लाइव्स नहीं हुई, लेकिन आपकी एजेंसी चल रही है 8-10 सालों से, लेकिन आपने काफी लोगों की इंश्योरेंस की है, उनमें से कुछ बंद हो गए, कुछ हो गया, लेकिन आपकी टोटल लाइव्स इन फोर्स 700 है। तो ओके। 700 लाइव्स इन फोर्स है आपके, कोई 3 क्वालिफाइंग ईयर में रिलैक्सेशन 15% से कम है, कमीशन का क्राइटेरिया पूरा है, और इन तीनों ही सालों में कम से कम 40 नेट लाइव्स है, 130 नहीं 40 नेट लाइव्स है। तो 600 टोटल लाइव्स वाला क्राइटेरिया से आप क्लब मेंबर बन सकते हैं। अभी क्लियर हो गया। यस सर, हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपने 3 सालों में 130 नेट लाइव्स की, आपका कमीशन का क्राइटेरिया भी पूरा हुआ, लेफ्ट सेशन 15% से कम है, लेकिन टोटल लाइव्स इन फोर्स 600 नहीं है, टोटल लाइव्स इन फोर्स 600 नहीं है, तब भी आप क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो आप मुझे बताइए। आई फील सॉरी कि मैंने सेशन के दौरान ये चीज आपको गलत एक्सप्लेन कर दी थी, तो आपको इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने जो अपनी जो प्रेजेंटेशन थी उसको भी उसमें और लिखना भूल गया था, वो लिख के मैं करके करेक्ट करके आपको वो मैंने दे दिया था, लेकिन आपको माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 600 टोटल लाइव्स या 130 लाइव्स इन 3 क्वालिफाइंग ईयर्स, दो रूट है हमारे पास। कमीशन का क्राइटेरिया दोनों में ही पूरा करना है। क्लियर हो गया, एक बार बता दो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर सर। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देंगे। नहीं, यस सर। तो किसी की भी हो सकती है। माफ नहीं, कुछ ना कुछ सजा देंगे जरूर। चलो आगे बढ़ें सेशन में। यस सर। यस सर, कंटिन्यू। राइट, मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं और लेट अस गो अहेड विद द प्रेजेंटेशन नॉन मेडिकल स्कीम। और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, हमारे पास टाइम है, और मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आप इसको, आज इस स्कीम को, नॉन मेडिकल स्कीम क्या चीज है, नए लोग भी हैं तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अभी देखो एजेंडा आज का क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ नॉन मेडिकल क्या चीज है, ये क्या बला है, प्लान क्लासिफिकेशन क्या होती है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 प्लान्स क्या होते हैं,
ये जो नॉन मेडिकल स्कीम है इसमें क्या क्या, ये एनएमजी, एनएमपी, एनएमएस क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एनएमजी में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एनएमपी में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एनएमएस में क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, नॉन मेडिकल लिमिट एंड एमएचआर, अगर समय रहा तो इसको डिस्कस करेंगे। मेडिकल कंडीशंस एंड अपडेट्स, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे, ये एजेंडा आज के सेशन का। तो पहले, सबसे पहले तो थोड़ा सा की टर्म्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये की टर्मिनोलॉजी जो है आगे आपको अगर आप एजेंसी कैरियर में आगे बढ़ेंगे तो ये बार बार आपको सुनने को मिलेगा। तो एसयूसी क्या होता है, सम अंडर कंसिडरेशन। सम अंडर कंसिडरेशन कब देखा जाता है, जब हम किसी की इंश्योरेंस करते हैं और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हमने देखना हो कि इस आदमी को मेडिकल से इंश्योरेंस मिल सकती है या बिना मेडिकल से इंश्योरेंस मिल सकती है, तो उसके लिए इवेल्युएट करने के लिए एक कंसेप्ट होता है सम अंडर कंसिडरेशन। मतलब इस आदमी का, मतलब अभी जो रिस्क लेने वाले हैं हम, वो कितना है, सम अंडर कंसिडरेशन, अभी उसका रिस्क इंश्योरेंस कंपनी कितना उठाने जा रही है। तो सम अंडर कंसिडरेशन में क्या आता है हमारा, द टोटल सम बीइंग इवैल्यूएटेड फॉर नॉन मेडिकल एलिजिबिलिटी। तो इसमें आपने क्या देखना है, सम अंडर कंसिडरेशन में अभी जो आप फ्रेश इंश्योरेंस उनको दे रहे हैं, फ्रेश इंश्योरेंस जो दे रहे हैं उसका सम एश्योर्ड, ठीक है। लेकिन बहुत सी हमारी पॉलिसीज हैं जहां पे बेसिक सम एश्योर्ड और डेथ सम एश्योर्ड जो है वो अलग अलग है। अंबिका मैम, हमारी बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जहां पे बेसिक सम एश्योर्ड और डेथ सम एश्योर्ड अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, हमारी जैसे मनी बैक पॉलिसी हम किसी को देते हैं, तो मनी बैक पॉलिसी में अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो पहले दिन से रिस्क कवर कितना स्टार्ट होता है, 125%, मतलब 12.5 लाख रुपया। तो जब सम अंडर कंसिडरेशन हम इस पॉलिसी का लेंगे तो हम 10 लाख नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 12.5 लाख लेंगे, क्योंकि एलआईसी रिस्क कितना उठा रही है पहले दिन से, 12.5 लाख का, 10 लाख का नहीं उठा रही ना। लेकिन अगर जीवन लाभ देते हैं हम पॉलिसी, तो जीवन लाभ में 10 लाख की पॉलिसी में पहले दिन से नॉर्मल रिस्क कवर हम कितने का उठा रहे हैं, 10 लाख का, 12.5 का नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उसमें 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड का कंसेप्ट नहीं है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जब सम अंडर कंसिडरेशन, जो फ्रेश प्रपोजल हम किसी को दे रहे हैं, उसमें क्या लेंगे, बेसिक सम एश्योर्ड, है ना। तो बेसिक सम एश्योर्ड से क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप क्या वहां पे कंसेप्ट ले सकते हो, डेथ सम एश्योर्ड, या प्लान टू प्लान प्रिस्क्राइब्ड होता है कि आप एसयूसी में इसका क्या क्राइटेरिया लेना है। तो इसको एक बेसिक रूल भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जिस पॉलिसी में 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड रिस्क कवर स्टार्ट होता है, तो उसमें सम अंडर कंसीडरेशन के लिए जब हम उसको ऐड करेंगे तो उसका हम 125% ही ऐड करेंगे। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। सम अंडर कंसीडरेशन, अभी इसका दूसरा पार्ट भी डिस्कस करेंगे। अंबिका मैम, पहले 46 पार्टिसिपेंट थे, अभी हो गए 50। ये 4 लोग कौन से हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, काइंडली मुझे इनके बारे में जरूर खबर दीजिएगा। जी सर, ओके सर। इनके बारे में मुझे जरूर जानकारी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, तो ये एसयूसी का ये पता चल गया, सम अंडर कंसिडरेशन क्या लेंगे। हेलो चैट यस सर, बॉक्स यस सर। Yes, sir. के, अरे चैट बॉक्स में तो कोई हलचल नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब सम अंडर कंसिडरेशन में और क्या लेंगे, 2 साल के अंदर, जिस डेट में हम प्रपोजल डेट से 2 साल के अंदर अंदर जो उन्होंने इंश्योरेंस ली है उसको भी क्लब कर देंगे। एक तो जो अभी फ्रेश इंश्योरेंस ले रहे हैं वो हम ले लेंगे, अगर उसका डेथ सम एश्योर्ड जो है वो बेसिक सम एश्योर्ड ही है तो वही ले लेंगे हम। अदरवाइज अगर डेथ सम एश्योर्ड 125% या मतलब इंक्रीज सम एश्योर्ड है तो वो ले लेंगे सम अंडर कंसिडरेशन में, और विद इन 2 ईयर जो पॉलिसीज उन्होंने ली है उसको भी ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया जी सम एसयूसी कैसे पता चलता है। हेलो, Yes, sir. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, सब लोग अपने कान खोलें। जब भी हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट देते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट देते हैं, तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट में एसयूसी कैसे कैलकुलेट होता है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। प्रीमियम वेवर बेनिफिट का मतलब क्या है कि अगर प्रपोजर जो है उसकी डेथ हो जाए
तो आगे का प्रीमियम माफ हो जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कितने का ले रही है? कितने का रिस्क ले रही है? मतलब जितना आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है। मतलब आज मैं पॉलिसी ले रहा हूं, मैंने टोटल प्रीमियम एलआईसी को देना था 48 लाख रुपीस, मैंने 1 लाख रुपया दे दिया। अब एलआईसी ने 47 लाख रुपीस का मेरा रिस्क उठा लिया कि मतलब मुझे कल कुछ हो जाए तो एलआईसी ने बोला है जी टर्म्स एंड कंडीशन में कि आगे का प्रीमियम माफ कर देंगे। तो कितना माफी हुई जी? 47 लाख रुपीस की। तो एसयूसी क्या हुआ? 47 लाख रुपीस। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम, प्रीमियम टू बी पेड इन फ्यूचर इज द एसयूसी इन केस ऑफ प्रीमियम वेवर बेनिफिट। तो उसमें बेसिक सम एश्योर्ड नहीं लेंगे। 20 लाख की पॉलिसी है, हाँ जी प्रपोजर का 20 लाख के अकॉर्डिंगली मेडिकल रिक्वायरमेंट देखो, नो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? जो भी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंगली मेडिकल रिक्वायरमेंट देखी जाएगी। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। इन केस ऑफ प्रीमियम वेवर बेनिफिट, प्रीमियम वेवर बेनिफिट क्या होता है कि बच्चों की पॉलिसी में हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट देते हैं, मतलब प्रपोजर को कुछ हो जाए तो आगे का प्रीमियम माफ हो जाए। तो प्रीमियम माफ हो जाए तो एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कितने का ले रही है? जो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है। तो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जो भी होगा फ्यूचर में, मैंने सपोज करो मंथली प्रीमियम दिया, मंथली मोड में पॉलिसी ली, तो बाकी के फ्यूचर प्रीमियम जो पे होने वाले हैं दैट इज द एसयूसी इन केस ऑफ प्रीमियम वेवर बेनिफिट। मेडिकल रिक्वायरमेंट जो हम देखेंगे उसके बेसिस पे देखेंगे। अंबिका मैम क्लियर हो गया? आपने तो कैमरा ऑफ कर दिया, माइक कैमरा ऑफ। ऑन ही है। क्लियर हो गया? यस यस सर, यस सर, क्लियर हो प्रीमियम गया। एसयूसी क्या होता है? सम अंडर यस कंसिडरेशन सर। होता है, मतलब पिछले 2 सालों में जो इंश्योरेंस ली गई थी और जो अभी फ्रेश ले रहे हैं उनको इकट्ठा करके देखते हैं जी सम अंडर कंसिडरेशन क्या है, उसके बेसिस पे हम आगे जो स्कीम वो कर रहे हैं ना तो उसमें वो यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी, इसलिए आपको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, जी सर। इस पे ज्यादा जोर लगा रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखते हैं एक्चुअल सम एश्योर्ड इन केस ऑफ सिंगल पॉलिसीज। अब सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, मतलब मैंने आज 10 लाख रुपए दे दिया, निवेश प्लस पॉलिसी मैंने ली, 10 लाख रुपए दे दिया और उसमें 1.25 टाइम का रिस्क कवर ले लिया। तो उसमें कंसेप्ट क्या होता है? सम एश्योर्ड माइनस सिंगल प्रीमियम। मतलब सम एश्योर्ड कितना हुआ? 10 लाख की पॉलिसी है, 1.25 लाख तो 12.5 लाख हो गया। तो 12.5 लाख में से 10 लाख माइनस किया तो इसका एक्चुअल सम एश्योर्ड कितना आएगा? 2.5 लाख आएगा। कितना आएगा? हेलो, क्लियर हो रहा है? हेलो, नहीं सर, दोबारा सर बताइए। एक बार रिपीट करना प्लीज। नहीं सर। अच्छा अगर एक बार रिपीट करना सर। मतलब सम एश्योर्ड माइनस सिंगल प्रीमियम, अगर सपोज करो सम एश्योर्ड 10 लाख था, मतलब सॉरी हमने निवेश प्लस में 2 लाख रुपए दे रहे हैं और 10 टाइम रिस्क कवर ले लिया, तो कितना सम एश्योर्ड हो गया? 20 लाख। तो 20 लाख माइनस 2 लाख कितना आया हमारा? एक्चुअल सम एश्योर्ड 18 लाख। हेलो, सबको क्लियर हो गया? हाँ जी यस सर। सर। सिंगल प्रीमियम में सिंगल प्रीमियम को सम एश्योर्ड से माइनस करके देखते हैं कि एक्चुअल सम एश्योर्ड क्या आ रहा है। ठीक है जी, ओके अंबिका मैम, ओके। यस सर। एप्लीकेबल सम एश्योर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंगल प्रीमियम के केस में जितना हमने एलआईसी को दे दिया उसका थोड़ी रिस्क ले रही है एलआईसी, वो तो हमने यस सर। बाकी का जो सम एश्योर्ड है टोटल सम एश्योर्ड का रिस्क थोड़ी ले रहे। अगर 20 लाख का रिस्क कवर हम दे रहे हैं कस्टमर को तो 2 लाख तो उसने हमें दे ही दिया, तो हम रिस्क कितने का ले रहे हैं? 18 लाख का ले रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। यस अब सर। मॉरल हैजर्ड रिपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हाई सम एश्योर्ड अंडर कंसिडरेशन केसेस। अब एमएचआर की जरूरत पड़ती है, उसकी अलग अलग लिमिट्स हैं, आगे जो सेशंस करेंगे उनमें मैं इसके ऊपर एमएचआर लिमिट्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन बना ली है और भी कुछ चीजें कवर करनी है तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। अब एमएचआर होता क्या है? मॉरल हैजर्ड रिपोर्ट। मतलब आप जो साइन करते हो किसी का भी फॉर्म, किसी का भी इंश्योरेंस पॉलिसी करते हो, चाहे आनंदा से चाहे ऑफलाइन करते हो, जब आप साइन करते हो उसको एमएचआर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एमएचआर। जब मैं साइन करता हूं उसको क्या बोलते हैं? मॉरल हैजर्ड रिपोर्ट बोलते हैं। मतलब मैंने अपनी तरफ से उसको सही पाया तभी मैंने अपने साइन किए, तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी, एज एन एजेंट आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी।
अगर मैंने एमएचआर किया तो मेरी अकाउंटेबिलिटी हो गई। दिस इज मॉरल हैजर्ड रिपोर्ट। ऐसा सिस्टम क्यों रखा जाता है? ताकि स्क्रूटनाइज किया जा सके, ताकि गलत लोगों को इंश्योरेंस ना मिले, गलत इंश्योरेंस ना हो, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया होता है। अब BMER क्या होता है? वीडियो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। वीडियो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट बोलते हैं इसको। वीडियो मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है? आज की डेट में टेक्नोलॉजी जब से आई है तो एक नया कंसेप्ट आ गया है कि डॉक्टर जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है डॉक्टर। तो वो डॉक्टर दिल्ली से भी कॉल कर सकता है, मुंबई से भी कॉल कर सकता है, कहीं से भी, जहां से भी कॉल कर सकते हैं। वो कॉल करके उनसे जो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंगली वो उनसे सवाल जवाब करते हैं और उनका मेडिकल रिपोर्ट वो कंप्लीट करके वो आगे इंश्योरेंस कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो वीडियो मीआर क्या होता है? कैन एक्सटेंड नॉन मेडिकल लिमिट्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड। ये आज अच्छे से समझेंगे कि नॉन मेडिकल की लिमिट्स क्या है और वीडियो एमईआर से हमें क्या बेनिफिट होता है। आई रिपीट, वीडियो एमईआर सिंपल क्या है कि डॉक्टर एक वीडियो कॉल करेगा, कोई खून नहीं निकालना, कोई रिपोर्ट और नहीं चाहिए, कोई टेस्ट नहीं, कोई ईसीजी नहीं, कोई कुछ नहीं। सिंपल वीडियो एमईआर क्या, सवाल जवाब किए जाएंगे उनके ऊपर जो भी प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली, और डॉक्टर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इसको बोलते हैं वीडियो एमईआर। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या रहता है कि इससे हम जो नॉन मेडिकल की लिमिट आज स्टडी करेंगे उससे थोड़ा सा और हायर हम जा सकते हैं विदाउट एनी मेजर बॉदरेशन। बॉदरेशन क्या है? बॉदरेशन तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, ईसीजी के लिए जाना पड़ेगा, तो सम टाइम कस्टमर रेजिस्टेंस देता है। तो हमें स्मार्टली ये देखना है कि अगर वीडियो एमईआर से हमारा केस कंप्लीट हो सकता है तो उसमें थोड़ा सा आपको इतना इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि मैं इसको कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि वीडियो एमईआर से सपोज करो उसकी लिमिट 20 लाख आ रही है, आपने पॉलिसी कर दी, उसका एसयूसी 22.5 लाख आ रहा है, आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके उसको साथ के साथ केस को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है जी? मेरे साथ है सब लोग? ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ? एक बार देख लूं आप सब लोग जाग रहे हैं? यस सर। Yes, ठीक है, इसको तो मैं yes, समझा sir. के आपको, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये तो नहीं जोड़ूंगा, ये तो आपको समझा के रहूंगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ में कहीं पे कुछ भी दिक्कत परेशानी रहे तो मुझे बीच में प्लीज रोक के पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो। अब देखते हैं व्हाट इज नॉन मेडिकल। ये नॉन मेडिकल क्या भला है? कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता। पॉलिसी इशूड विदाउट फुल मेडिकल टेस्ट, नो क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड एट एंट्री। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ रूल बनाए हैं कि इतनी एजुकेशन है, इतनी इनकम है, इस तरह का प्रोफेशन है, तो हम यानी कि आपको बिना मेडिकल के इस एज तक पॉलिसी दे देंगे, मतलब कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं नॉन मेडिकल स्कीम। बेस्ड ऑन इसका बेस क्या होगा कि प्रोफाइल क्या है, किसका प्रोफाइल, जिसकी इंश्योरेंस कर रहे हैं वो क्या ऑक्यूपेशन है उनका, सर्विस करते हैं, प्रोफेशनल है, बिजनेस करते हैं, पर्सनल प्रोफाइल क्या है उनका। ठीक है, ये हम देखते हैं इसमें। रिस्क मैनेज थ्रू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस डिफाइंड लिमिट्स। तो नॉन मेडिकल स्कीम में क्या होता है कि हम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड है और डिफाइंड लिमिट्स दी गई है जी, इतने इतनी एज तक इतना इतनी इंश्योरेंस बिना मेडिकल के हो सकती है। तो क्या उससे बड़ी इंश्योरेंस नहीं मिल सकती? अरे मिल सकती है, उसका प्रोसेस दूसरा है। उसका क्या है? मेडिकल रूट होगा। मेडिकल रूट मतलब कोई टेस्ट हो सकते हैं, ईसीजी हो सकती है, टीएमटी हो सकता है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, यूरिन टेस्ट हो सकते हैं, और तरह के टेस्ट हो सकते हैं, वो दूसरा रूट है। आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं बिना मेडिकल के किसको इंश्योरेंस मिल सकती है, किस एज तक मिल सकती है और कितनी मिल सकती है। बिना मेडिकल के किसको मिल सकती है, कितनी मिल सकती है ना, और किस एज तक मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो। ओके, अब एलआईसी ने क्या किया हुआ है कि प्लान्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। हेलो, आई रिपीट, एलआईसी ने क्या किया हुआ है, जो भी प्लान लॉन्च होता है उसका सर्कुलर में ग्रुप लिखा होता है कि ये ग्रुप 1 का प्लान है या ग्रुप 2 का प्लान है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एलआईसी के सभी प्लान्स को दो ग्रुप्स में रखा गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, नॉन मेडिकल लिमिट्स आर डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय द प्लान कैटेगरी असाइन टू ईच पॉलिसी। ग्रुप 1 प्लान्स क्या है, उसमें बेनिफिट क्या होता है? हायर एलिजिबिलिटी लिमिट है। जो प्लान्स ग्रुप 1 में है उनकी एलिजिबिलिटी लिमिट क्या है? हायर है ग्रुप 1 में जो है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे मैक्सिमम पॉपुलर प्लान्स हैं, जो भी हम हमारे
प्रिय प्लान्स हैं वो सारे किसमें है, ग्रुप वन में है। ग्रुप टू में क्या है, लोअर लिमिट है ग्रुप वन से। मतलब हमारी कुछ पॉलिसीज हैं जो स्टिल आप उसको भी सेल करते हो, वो ग्रुप टू में आती है, उसका हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब मेडिकल रूल्स आप देखोगे समझ तो जाओगे, लेकिन इसके साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप टू में प्लान्स कौन से आते हैं। आई रिपीट, आपको याद क्या रखना है, ग्रुप टू में प्लान्स कौन से आते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप टू में लिमिटेड से प्लान्स हैं। इसका मतलब ग्रुप टू के प्लान्स आपने याद रख लिए, बाकी सारे ग्रुप वन में हैं। आई रिपीट, ग्रुप टू में लिमिटेड से प्लान्स हैं, तो आपको ग्रुप टू के प्लान्स याद रखने हैं, और बाकी के सारे किस में आ जाएंगे, ग्रुप वन में आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू ये दिमाग में रख के चलना पड़ेगा। अब देखते हैं ग्रुप वन प्लान्स। हायर एलिजिबिलिटी लिमिट, मतलब आगे जो मेडिकल लिमिट्स हम स्टडी करेंगे ना, उसमें आपको अलग टेबल मिलेगा, ग्रुप वन के लिए अलग होगा, ग्रुप टू के लिए अलग होगा। तो पहले ग्रुप वन में देखते हैं कौन कौन से प्लान है। 717 जीवन लाभ है, ये है जीवन उमंग है ना, ये कौन सी 748 है हमारी बीमा श्री है, देन 749 है, 752 है, 760 है, 771 है एडिशनल प्लान। इसके बाद जो लॉन्च हुए हमारे 881, 873, 883, 886, 911, 912, है ना। तो हम प्लान्स को किससे अंडरस्टैंड करते हैं, उनके टेबल से। तो आपको पता चल गया कि ये सारे प्लान जो है हम सेल करते हैं, ये ग्रुप वन में आते हैं, प्लस प्रीमियम वेवर राइडर इंक्लूडेड। तो प्रीमियम वेवर राइडर जिस जो हम प्लान्स के साथ प्रीमियम वेवर राइडर को इंक्लूड करेंगे, प्रीमियम वेवर राइडर का भी वही ग्रुप बन जाएगा। आई रिपीट, अगर ग्रुप टू का प्लान आप कर रहे हैं और उसमें प्रीमियम वेवर राइडर दे रहे हैं, तो वो प्रीमियम वेवर राइडर किस ग्रुप का बन जाएगा, ग्रुप टू की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर ग्रुप वन का प्लान दे रहे हैं तो प्रीमियम वेवर राइडर पे कौन सी लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, ग्रुप वन की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। आई रिपीट, ये याद रखना, हो सकता है कोई इसमें क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो जिस ग्रुप का प्लान होता है, प्रीमियम वेवर राइडर जो है उसके अकॉर्डिंगली उसका ग्रुप जो है असाइन हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। आगे देखते हैं ग्रुप टू में कौन से आते हैं। अब ये वाले याद रख लेना बस, 714 नंबर, 715 नंबर, 715 कौन सा है, जीवन आनंद, 720 कौन सी है, मनी बैक 20 साल वाली, 721 कौन सी है, 25 साल वाली मनी बैक, और जीवन लक्ष्य। तो 733, 720, 721, 715 और 714 सिर्फ ये प्लान हमारे ग्रुप टू प्लान में आते हैं। बढ़िया हो गया, ठीक है। लोअर लिमिट होती है, इनमें हमें लोअर लिमिट मिलेगी। तो मैंने क्या बोला था, ग्रुप टू के प्लान याद रख लेना, बाकी सारे ग्रुप वन में फॉल करेंगे। इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग रूल्स, कंबाइंड लिमिट कैन नॉट एक्सीड ग्रुप वन लिमिट। अब ऐसा हो सकता है आप किसी को ग्रुप वन का एक प्लान दे रहे हो और जीवन लक्ष्य भी दे रहे हो, और जीवन लक्ष्य कौन सा हो गया, ग्रुप टू का प्लान हो गया। और अगर जीवन लाभ दे रहे हो तो वो कौन सा हो गया, ग्रुप वन का हो गया। या जीवन उत्सव दे रहे हो तो ग्रुप वन का हो गया। अब दोनों अलग अलग ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना कि कैन नॉट एक्सीड ग्रुप वन लिमिट, ग्रुप वन की लिमिट आगे जो हम स्टडी करेंगे दोनों की लिमिट मिला के ग्रुप वन की लिमिट से एक्सीड नहीं कर सकती। आई रिपीट, हो सकता है क्विज में क्वेश्चन मिल जाए कि जो कंबाइंड लिमिट होगी दोनों की, अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम दोनों ग्रुप से प्लान्स किसी को दे रहे हैं, तो दोनों की कंबाइंड लिमिट जो होगी वो ग्रुप वन की जो मैक्सिमम लिमिट होगी उससे एक्सीड नहीं कर सकती। अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस कर दो, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। हेलो सर मैक्सिमम दोबारा लिमिट बता दीजिए सर, में इसको सर सम दोबारा एश्योर्ड बता काउंट दीजिए करेंगे। सर रिपीट कर दीजिए ये वाला सर, लाइन। एग्जाम्पल देके बता दीजिए सर। अच्छा, मैं एक बार बताता हूँ। देखो हमने अभी तक समझा कि एलआईसी ने प्लान्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में रखा है, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप टू में कौन से प्लान है, 714, 715, 720, 721 एंड 733, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन को आपने जीवन लक्ष्य भी दी और जीवन उत्सव भी दी। अब जीवन उत्सव आ गया ग्रुप वन का प्लान, और 733 जीवन लक्ष्य आ गया ग्रुप टू का प्लान। अब जब नॉन मेडिकल के लिए देखेंगे कि बिना मेडिकल के कितना मिल सकता है, तो अब ग्रुप टू की लिमिट अलग है, ग्रुप वन की लिमिट अलग है। आगे अभी समझने वाले हैं ना हम। तो आपने अभी तक ये ध्यान में रखना है कि कंबाइंड लिमिट दोनों की ग्रुप वन की जो मैक्सिमम लिमिट है उससे एक्सीड नहीं कर सकती, ठीक है। आगे जब उस पर हम पहुंचेंगे तो बात कर लेंगे। VMER एक्सटेंशन, वीडियो MER कैन एक्सटेंड लिमिट। अब पहली बात तो है कि जी बिना मेडिकल के हो जाएगा जी इस लिमिट तक, लेकिन फिर बीच में एलआईसी ने क्या रखा हुआ है
कि एक बीच में स्टेप रखा है कि जी सिंपल, आपका अगर वीडियो मेडिकल रिपोर्ट होती है तो फिर हम आपको 10 लाख नहीं, आपको हम 20 लाख तक दे देंगे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो मेडिकल रिपोर्ट। अब उसके बाद अगर हम आप चाहते हो इंश्योरेंस तो हम आपके पूरे टेस्ट करेंगे। स्टेप समझ रहे हो? एक लिमिट तो हमें मिलेगी जी, कुछ नहीं जी, आप सारा अनंता पे केस लगाओ, साथ के साथ आपका नंबर लग जाएगा, कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं। दूसरा हमने बोला जी वीडियो एमईआर आपका होगा, मतलब वीडियो एमईआर भी हो सकता है, ऑर्डिनरी एमईआर भी हो सकता है। अनंता केसेस में वीडियो कंपलसरी है, अदरवाइज ऑफलाइन में आप ऑर्डिनरी डॉक्टर से भी करवा सकते हो और आप टीपी के थ्रू भी करवा सकते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वीडियो एमईआर से हमें थोड़ी सी और लिमिट मिल जाती है। और राइडर फॉलो बेस प्लान, याद रखिएगा कि जो राइडर्स है वो बेस प्लान के साथ अटैच होते हैं। बेस प्लान आप जो भी ले रहे हैं, राइडर की लिमिट्स जो है उसके अकॉर्डिंगली होगी। ऐसा नहीं होगा कि बेस प्लान में मिनिमम एज कुछ है और राइडर का अगर टर्म्स एंड कंडीशन लगे तो आप उसको अटैच कर सकते हो। नो, राइडर विल फॉलो द बेस प्लान लिमिट्स। ये हो सकता है क्विज में क्वेश्चन हो, तो आप देख लीजिएगा, राइडर्स विल फॉलो बेस प्लान, राइडर्स आर असाइंड द सेम ग्रुप एज द बेस प्लान। जो बेस प्लान का ग्रुप होगा उसी राइडर का भी वही ग्रुप होगा। अब राइडर क्या चीज है? प्लान्स में कुछ एडिशनल बेनिफिट ऐड करने के लिए राइडर्स बनाए होते हैं। जैसे प्रीमियम वेवर एक राइडर है, टर्म राइडर एक राइडर है, देन क्रिटिकल इलनेस राइडर है, फीमेल क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर है। तो ये क्या होता है, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। ग्रेजुअली जैसे अब ये हमारा लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे इन चीजों के ऊपर भी हम आएंगे, आज थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप यहां तक सब कुछ अभी तक क्लियर हो रहा है आपको। अब देखते हैं जी, 3 कैटेगरीज हैं नॉन मेडिकल स्कीम में। हेलो, अब ध्यान से सुनिएगा। नॉन मेडिकल स्कीम में 3 कैटेगरीज है। एनएमजी इसको बोलते हैं नॉन मेडिकल जर्नल, एनएमपी नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल एनएमएस। अभी आप देखो कि मैं इतने साल से सर्विस कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, अभी अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मुझे कंफ्यूजन हो गया। मैं नॉन मेडिकल प्रेफर और नॉन मेडिकल स्पेशल में कंफ्यूज कर गया। मैं ये कंफ्यूज कर गया कि नॉन मेडिकल स्पेशल जो है हायर है और नॉन मेडिकल प्रेफर जो है वो लोअर है, जबकि इसके उल्टा। इसका रीजन क्या था? बहुत सालों से एलआईसी का कंसेप्ट था कि नॉन मेडिकल स्पेशल जो हायर मतलब सुपीरियर लिमिट मानी जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले इसको चेंज किया गया, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड एक एडिशनल कैटेगरी आ गई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवाइज करते रहना चीजों को बहुत जरूरी है। अगर मुझे कंफ्यूजन हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रिवाइज करते रहना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि नॉन मेडिकल जर्नल, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल, 3 कैटेगरीज हैं। ईच कैटेगरी हैज डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड लिमिट। अब आपने अपने कानों को खोल के बैठना है, क्योंकि हमें समझना है कि नॉन मेडिकल जर्नल क्या है, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल। सबसे पहले नॉन मेडिकल जर्नल समझते हैं कि नॉन मेडिकल जर्नल क्या चीज है। नॉन मेडिकल जर्नल एक कैटेगरी बनाई है, डिफाइन की है एलआईसी ने। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ रेजिडेंट इंडियन ही उसमें क्वालिफाई करते हैं। आई रिपीट, हेलो, नॉन मेडिकल जर्नल में Yes, sir. सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस ही क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एनआरआईज जो हैं या फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो इसमें क्वालिफाई नहीं करते। नहीं आए। ओके, यस क्लियर हो गया? रेजिडेंट इंडियन, लिटरेट इंडिविजुअल, लिटरेट का मतलब होता है जो साइन कर सकता है, उसको लिटरेट बोलते हैं। बेसिक लिटरेसी इज रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी। हाउसवाइफ्स अलाउड, हाउसवाइफ आर एलिजिबल अंडर नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी। जो हाउसवाइफ जिन्होंने मैट्रिकुलेशन एंड अबव किया हुआ है वो भी नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। इनकम नॉट मैंडेटरी, नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड, बेसिक एंट्री कैटेगरी है ये, इसमें कोई इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑलमोस्ट हमारे ज्यादातर जो पॉलिसीज हम करते हैं इसी सेगमेंट में करते हैं, अगर मेजोरिटी देखी जाए तो। नॉन मेडिकल जनरल की सिंपल सी बात है, रेजिडेंट इंडियंस आएंगे जो साइन कर सकते हैं, लिटरेट हैं, मेल फीमेल, और हाउस वाइफ भी अलाउड होती हैं नॉन मेडिकल जर्नल में, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया रख दिया क्वालिफिकेशन का। अच्छा, नॉन मेडिकल जर्नल, नॉन मेडिकल जर्नल की लिमिट्स क्या है? अब आप यहाँ पे आगे टेबल के ऊपर, इस टेबल को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है हमें। तो इसमें हमारे 3 एज ग्रुप्स हैं, 18 से 35, 36 से 45 और 46 से 50। नजर आ रहा है सबको बढ़िया से?
अब देखो ग्रुप वन, मैंने पहले आपको ग्रुप वन ग्रुप टू प्लान क्यों, क्योंकि ग्रुप वन की लिमिट अलग है, ग्रुप टू की लिमिट अलग है, और VMER एक नजर आ रहा है, VMER की लिमिट अलग है, इसको अच्छे से समझ। अगर कोई नॉन मेडिकल जर्नल में आ रहा है, मतलब पढ़ा लिखा है, इनकम का कोई प्रूफ हमें चाहिए नहीं, ठीक है, और ये 18 से 35 साल के बीच में एज है, हेलो, 18 से 35 साल के बीच में एज है, और हम उसको ग्रुप वन की कोई भी पॉलिसी दे, ग्रुप वन की कोई भी पॉलिसी दे रहे हैं, तो 12 लाख तक कोई मेडिकल की जरूरत नहीं, हेलो, और ये 12 लाख क्या होगा, SUC, 12 लाख क्या होगा, SUC, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो 12 लाख तक बिना मेडिकल की इंश्योरेंस मिल सकती है, और अगर ग्रुप टू की प्लान है, जीवन लक्ष्य दे रहे हैं या मनी बैक दे रहे हैं, तो 8 लाख तक दे सकते हैं। और अगर एज उनकी 36 से 45 साल के बीच में है, तो 8 लाख तक, 8 लाख SUC तक ग्रुप वन की अगर कोई प्लान है तो बिना मेडिकल के मिल जाएगी। और अगर एज उनकी 46 से 50 के बीच में है और ग्रुप वन की प्लान दे रहे हैं, जीवन उत्सव दे रहे हैं, जीवन उमंग दे रहे हैं, आप वो दे रहे हैं, जीवन लाभ दे रहे हैं, नवजीवन श्री दे रहे हैं, कोई भी प्लान दे रहे हैं, तो उसमें 5 लाख तक बिना मेडिकल के पॉलिसी दे सकते हैं आप, कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, क्या इससे ऊपर नहीं दे सकते, दे सकते हैं, फिर उसमें क्या होगा, मेडिकल की रिक्वायरमेंट आएगी, नहीं, उसको आगे देखते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ये नॉन मेडिकल जर्नल का जो टेबल है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें 3 एज ग्रुप है, 18 से 35, 36 से 45 और 46 से 50। तो इसका मतलब, एक मतलब तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि 50 साल से ऊपर, इसका मतलब मेडिकल कंपलसरी है, हेलो, आई रिपीट, इसका मतलब 50 इयर्स एंड अबव अगर आप किसी को इंश्योरेंस दे रहे हो तो उसका मेडिकल होगा ही होगा। ये चीज क्लियर होगी सबको, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर तो है ही नहीं, तो क्या मैक्सिमम 50 इयर्स तक है, इसका Yes, मतलब sir. मेडिकल तो होगा। अच्छा, अब एंड में देखिए, लास्ट कॉलम में क्या लिखा है, VMER, वीडियो मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनर रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको जो पकड़ना है, जो समझना है, वो ये समझिए कि 45 इयर्स की एज तक 20 लाख तक की इंश्योरेंस वीडियो मेडिकल रिपोर्ट पे हो जाती है, बहुत बड़ा हमें स्कोप मिल जाता है। अरे 20 लाख तक की इंश्योरेंस, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं रिक्वायर्ड, ओनली वीडियो मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। और बिना मेडिकल के कहां तक हो सकती है, वो आपको ग्रुप वन ग्रुप टू आप दे सकते हो। तो अब सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलो, 12/8/5, 12/8/5, 12/8/5, 12/8/5. 12/8/5, 12/8/5. 18 से 35, 36 से 45 और 40 से 50, 18 से 35, 36 से 45 और 40 से 50। 18 से 18 से 35, 36 से 45, 40 से 36 से 50. 40 और 40 से 50, 5 लाख, ये तो मिलेगा बिना मेडिकल, ठीक है। अब दूसरा क्या याद करना है, दूसरा आपको याद करना है कि 45 साल की एज तक, 45 इयर्स की एज तक सिंपल वीडियो मेडिकल रिपोर्ट या ऑर्डिनरी मेडिकल से किसी को हम इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो 20 लाख तक की पॉलिसी, अगर आपको ये नॉलेज है तो आपको पता है भी 45 साल तक का बंदा है, तो अच्छा, अगर 46 से 50 है तो 6 लाख तक की पॉलिसी, हेलो, 6 लाख SUC तक की पॉलिसी आप सिंपल वीडियो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट के ऊपर दे सकते हो। यहां तक आपको क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, नॉन मेडिकल जर्नल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ठीक है। तो नॉन मेडिकल जर्नल में 12/8/5 मैंने बताया, 18 से 35, 36 से 45 और 46 से 50। तो 12/8/5 एक बार दिमाग में डाल लो, इसको टेबल को देख लो, 18 से 35, 36 से 45, 40 से 50, 12/8/5, ठीक है, और 8-5-3 है आगे, और 20-20-6 वीडियो MER से कितना है? वीडियो MER से सीधे दिमाग में डालो कि 45 साल तक के पर्सन की इंश्योरेंस 20 लाख तक सिंपल मेडिकल से हो सकती है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ूं, Yes, sir. आगे बढ़ूं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अखिलेश, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? मैंने तो आपको अलाउ नहीं किया हुआ है कैमरा ऑफ करना। सर अंदर नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए बंद है सर. नो नो नो, ये सिग्नल चले जाते हैं सर. का चक्कर नहीं है आपका, मुझे पता चल गया है। नॉन मेडिकल जर्नल, अब नॉन मेडिकल जर्नल में मेजर स्टूडेंट्स भी फॉल करते हैं, लेकिन उसके लिए लिमिट्स क्या हैं?
लिमिट है अगर 18 से 30 साल के बीच में कोई मेजर स्टूडेंट है, मतलब कोई भी किसी तरह का वो परस्यू कर रहा है, तो 25 लाख तक बिना मेडिकल के इंश्योरेंस मिलती है, और वीडियो एमईआर से कितनी मिलती है, 30 लाख तक। और अगर ग्रुप 2 का प्लान होगा तो 20 लाख की लिमिट है। अगर ग्रुप 2 का होगा 20 लाख है, अदरवाइज ग्रुप 1 का है तो 25 लाख तक। मेजर स्टूडेंट मतलब ये एक और हमारे पास स्कोप हो जाता है कि अगर कोई बच्चा किसी का पढ़ रहा है, वो बच्चों के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और बच्चे वो 18 साल से ऊपर उनकी एज है, तो हमें पता होना चाहिए भाई 25 लाख तक तो हमें बिना मेडिकल के इंश्योरेंस हो जाएगी इसकी। नॉन मेडिकल जनरल की लिमिट तो 12,8,5 थी, अरे यहाँ तो 25 लाख की लिमिट है। और अगर वीडियो मेडिकल रिपोर्ट करते तो 30 लाख की लिमिट है। सिंपल सी बात है, दिमाग में डाल लो। मेजर स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल जनरल मेजर स्टूडेंट 25 लाख तक की इंश्योरेंस बिना मेडिकल के, और मेडिकल के साथ कितनी, 30 लाख तक की एसयूसी, 30 लाख एसयूसी। मेजर स्टूडेंट एज 18 to 30 ईयर्स। अब कोई बोले जी मैं 40 साल का स्टूडेंट हूं, नहीं, एलआईसी ने डिफाइन किया 18 से 30 साल तक की मानेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये नॉन मेडिकल जनरल में एक और हमें कैटेगरी मिल जाती है। ओके, अब देखते हैं नॉन मेडिकल प्रेफर कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे सुपीरियर कैटेगरी है, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड कंडीशन। इसकी कंडीशन क्या है, किन लोगों को इसमें लेंगे? नॉन मेडिकल प्रेफर्ड फॉर रेजिडेंट इंडियंस, हेलो ध्यान से सुनिएगा, रेजिडेंट इंडियंस, एनआरआईज एंड एफएनआईओज ऑफ ग्रुप 5 कंट्रीज ओनली। अब ये एनआरआई क्या होते हैं, जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं। 180 उसका क्राइटेरिया ना, 183 या 183 डेज से ज्यादा या 186 डेज ऐसा कुछ है। अगर इंडिया से बाहर रहे साल में, फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। और अगर सपोज करो कोई बाहर गया है 2 महीने के लिए वापस आ गया, तो वो रेजिडेंट इंडियन ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि ज्यादा समय तक वहां पे रह रहे हैं, तो उनको वहां की नेशनलिटी मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है, तो उनको बोलते थे फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब पैदा तो इंडिया में हुए, पढ़े तो यहाँ पे, उसके बाद बाहर चले गए तो वहां पे उनको क्या मिलेगी, वहां की सिटीजनशिप मिल गई। तो अब इसको बोलते हैं फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब अब उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप है, यूएसए की सिटीजनशिप है, लेकिन ओरिजिन उनका इंडिया है, तो उसको कैटेगरी को बोलते हैं एफएनआईओस। और ये ग्रुप 5 कंट्रीज क्या है कि दुनिया में इतनी कंट्रीज है, लेकिन ग्रुप 5 कंट्रीज सबसे सुपीरियर ग्रुप है। इन कंट्रीज में जो लोग हैं उन्हीं को नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में लिया जाएगा। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड सबसे सुपीरियर कैटेगरी है हमारी, आई रिपीट, सबसे सुपीरियर कैटेगरी है। तो उसमें कौन कौन आता है, रेजिडेंट इंडियन जो इंडियंस हैं, एनआरआईज एंड एफएनआईओज मतलब ऐसे इंडियन जो बाहर सेटल हो गए हैं और उनको वहां की सिटीजनशिप मिल गई है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी जी, ग्रेजुएट एंड अबव जो होंगे वही होगा। अगर कोई बाहर जॉब करता है या यहाँ पे भी जॉब करता है, बाकी सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है जो नीचे हैं क्राइटेरिया, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में अगर किसी को हमें इंक्लूड करना है तो उसका ग्रेजुएशन का या प्रोफेशनल डिग्री लेना जरूरी होगा, ये वेरीफाई करने के लिए कि वो ग्रेजुएट एंड अबव है। एम्प्लॉयड, अब इसमें कौन सी कैटेगरीज आएगी, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। तो एम्प्लॉयड सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई एम्प्लॉय है और वो ग्रेजुएट एंड अबव है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसको अगर इस कैटेगरी में लेना तो उसके लिए क्या कंडीशन है, मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस कम से कम 3 महीने से वो सर्विस में होना चाहिए। हेलो, कम से कम 3 महीने से वो सर्विस में होना चाहिए, और उसकी एनुअल सैलरी 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी नॉन मेडिकल प्रेफर में ले सकते हैं। आई रिपीट, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में अगर हमें लेना है, ये सबसे सुपीरियर कैटेगरी है, तो ग्रेजुएट एंड अबव होना चाहिए और उनकी कम से कम सर्विस 3 मंथ्स की होनी चाहिए और एनुअल सैलरी 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ओके है जी, क्विज में क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अपना काम करता है, बिजनेस करता है, या कोई प्रोफेशनल है, कोई अपनी प्रैक्टिस करता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट एंड अबव तो वो ऐसे ही रहेगा,
चाहे बिजनेसमैन है, चाहे प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको कंसिडर करते हैं। तो उनकी भी इनकम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है 3 साल की। हेलो, पिछले 3 सालों में हर साल की इनकम 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, एवरेज नहीं, हर साल। तो 3 साल की आईटीआर जरूरी लेनी होगी हमें विद कंप्यूटेशन। तो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड कैटेगरी में किन लोगों को ले सकते हैं जी? जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, कोई प्रोफेशनल है, सबको लिया जा सकता है। कंडीशन क्या है? ग्रेजुएट एंड अबव होना चाहिए, 10 लाख से ऊपर इनकम होनी चाहिए। अगर कोई जॉब करता है तो मिनिमम उसकी जॉब की लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होनी चाहिए? 3 मंथ्स ओनली। और सैलरी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख या उससे ऊपर। ठीक है। तो अब नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में अगर किसी सर्विस वाले को आपको इंक्लूड करना है तो आपको पता चल गया 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप ले लो उससे, और जिस अकाउंट में क्रेडिट होता है उसकी सैलरी, उसकी स्टेटमेंट ले लो, और उसका अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। अब अपॉइंटमेंट लेटर, अब किसी की जॉब लगती है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर तो मिलता है ना, कंट्रैक्ट तो होता है ना, बस अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी मिल जाती है हमें कि हमने 3 मंथ सैलरी स्लिप ले ली, बैंक स्टेटमेंट ले ली, पता चल गया हाँ हो रहा है। कई बार फ्लेक्सिबिलिटी अंडरराइटिंग में ये मिल जाती है कि उनका अगर आईडी कार्ड है ना, तो वो आईडी कार्ड लेके भी काम चल जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भी हुआ तो इतनी अंडरराइटिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है, वी इंजॉय दैट। ठीक है। अब अगर कोई प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है तो पहली बात तो है कि ग्रेजुएट एंड अबव होना चाहिए, और 3 साल की आईटीआर 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। इनकम प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड अप टू 25 लाख टोटल रिस्क सम एश्योर्ड। अगर 25 लाख तक टोटल रिस्क सम एश्योर्ड बन रहा है, ये एसयूसी नहीं है, टोटल मतलब पिछली आज तक जितनी भी पॉलिसी ली है वो बन रहा है, तो इनकम का प्रूफ नहीं चाहिए होता है। उसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन दिमाग में रखिएगा, हो सकता है क्विज में क्वेश्चन हो कि कितनी इनकम तक हमें इनकम का प्रूफ, सॉरी कितने टीआरएस से तक हमें इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं हो सकता। क्विज में मैंने क्वेश्चन डाला हो तो। अच्छा, अब मुझे बताइए कि नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको क्लियर हो गया या नहीं? इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ग्रेजुएट एंड अबव, रेजिडेंट Yes, sir. इंडियन, एनआरआईज, एफएनआईओज को लेंगे ग्रुप 5 कंट्रीज में जो हैं। ठीक है। और ग्रेजुएशन एंड अबव क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा। अगर कोई सर्विस में है तो मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस 3 मंथ्स की होनी चाहिए, और 10 लाख या उससे ऊपर सैलरी होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई प्रोफेशनल है, तो उसकी 3 सालों की रेगुलर 3 सालों की आईटीआर 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। क्लियर हो गया जी? ओके हो गया? यस सर। आगे चलूं? Yes, sir. सर यस सर, सर क्लियर एक सर। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो। सर मान लीजिए भी एक देयर इज अ पर्सन हुज एज इज 19, या वो पढ़ रहा था, फादर बिजनेस कर रहे थे, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस फादर की जगह ही हैज टू सिट ऑन बिजनेस। तो अगर हम उस टाइम पे यानी उनकी अगर हमने वो करनी है तो हम बिजनेस की आईटीआर देखेंगे पिछले 3 सालों की, राइट सर? आपका ना ऑडियो क्लियर नहीं है, आई एम नॉट एबल टू हियर। मुझे कनेक्ट कर लेना, मॉर्निंग में बात करेंगे। ओके सर। नॉट नॉट है ना, आपका ऑडियो मुझे पता नहीं चल रहा, आप कुछ पूछ तो रहे हो लेकिन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब क्लियर है सर? हैं? क्या बोल रहे हैं? अब क्लियर है सर? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। नॉन मेडिकल प्रोफेशन प्रेफर्ड एडिशनल कंडीशंस, एजुकेशन मस्ट बी ग्रेजुएट, ये हमने डिस्कस कर लिया। इनकम स्टेबिलिटी, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग इनकम होनी चाहिए। आईटीआरस में देखा जाता है इनकम कहीं ऐसा तो नहीं है डिक्रीज हो रही है, ये हो रहा है, इस वजह से ये लिया जाता है, तब ताकि उनको हम एक स्पेशल एलीट कैटेगरी में रख रहे हैं। इनकम प्रूफ वेवर, नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड अप टू 25 लाख टोटल रिस्क सम एश्योर्ड। अगर आप का टोटल रिस्क सम एश्योर्ड 25 लाख से कम है तो उसमें हमें इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन इसके साथ एक चीज ध्यान में रखिए कि 1 लाख या उससे ऊपर अगर किसी का प्रीमियम बनता है साल का, तो एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती है, तो अब उसके लिए हमें इनकम चाहिए होता है।
इनकम प्रूफ उसमें स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल होता है। स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ में हमारी आईटीआर आ जाती है, हमारी सैलरी सर्टिफिकेट आ जाता है, ये सारी फॉर्म 16 आ जाता है, ये सब चीजें आती हैं। नॉन स्टैंडर्ड में सिंपली बैंक स्टेटमेंट्स आ जाती है, सीए सर्टिफिकेट हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, अगर हमारा 25 लाख तक टोटल रिस्क सम एश्योर्ड है तो कोई इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं होता है, और 25 से 50 लाख तक हम पर्सनल फाइनेंशियल क्वेश्चनर के बेसिस पे हम खुद डिक्लेयर कर सकते हैं कि जी हमारे इतने इतने सालों में इतनी इनकम थी। उसको इस सेशन में आज हमें इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे फर्दर एक सेशन होगा जिसमें मैं ये सारी चीजें और ज्यादा डिस्कस करूंगा, तो आपको और क्लियरिटी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जी नॉन मेडिकल प्रेफर्ड। नॉन मेडिकल जनरल में कितना था? 1285 1285 1285। अब देखते हैं नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में एलआईसी क्या बोलती है। वही ग्रुप है, एज ग्रुप 18 से 35, 36 से 45, 40 से 50। ग्रुप 1 की अगर कोई पॉलिसी दे रहे हो, 50 लाख तक मेडिकल की जरूरत नहीं है। 35 साल से नीचे अगर एज है तो 35 साल तक, हेलो, 50 लाख तक की पॉलिसी बिना किसी मेडिकल कंडीशन के दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर जॉब वाला है तो सैलरी 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अगर बिजनेसमैन है तो पिछले 3 साल की लगातार आईटीआर 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ग्रेजुएट एंड अबव होना चाहिए। तो 50 लाख तक की इंश्योरेंस बिना मेडिकल के मिल जाएगी। 36 से 45 साल के बीच में एज है तो 25 लाख तक की इंश्योरेंस बिना मेडिकल के मिल जाएगी। और 46 से 50 इयर्स के बीच में एज है तो 13 लाख तक की इंश्योरेंस बिना मेडिकल के मिल जाएगी। अच्छा, ग्रुप 2 में क्या है? 30 20 10। ग्रुप 2 की अगर पॉलिसी, ग्रुप 2 में कौन कौन सी पॉलिसी थी? 714, 715, 720, 721 और 733, ठीक है। अब वीडियो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, सिंपल वीडियो एमईआर, डॉक्टर क्या करेगा? वीडियो कॉल करेगा, एक प्रेस्क्राइब क्वेश्चनेयर होगा, उसके अकॉर्डिंग भी पूछेगा, रिपोर्ट सबमिट कर देगा। 1 करोड़ तक की पॉलिसी हो सकती है। हेलो, अगर 35 साल तक एज है और नॉन मेडिकल प्रेफर्ड के क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं तो 1 करोड़ तक की पॉलिसी सिंपली वीडियो एमईआर के बेसिस पे कंप्लीट हो सकती है। अगर 46 से 45 के बीच में एज ग्रुप है तो 50 लाख तक की पॉलिसी वीडियो एमईआर से हो सकती है। बिना मेडिकल के कितनी थी लिमिट? 25 लाख। लेकिन वीडियो एमईआर से कितनी होगी? डबल होगी। सिंपल वीडियो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट लगेगी और 50 लाख तक की पॉलिसी हो जाएगी। और अगर 46 से 50 इयर्स के बीच में है तो बिना मेडिकल के 13 लाख है और वीडियो एमईआर के थ्रू कितनी है? 20 लाख। अब मुझे बताइए कि पहले हमने नॉन मेडिकल जर्नल भी ऐसा ही चार्ट स्टडी किया था जिसमें 1285 था। अब इसमें कितना है? 50, 25 और 13, 50, 25 एंड 30, 18 से 35, 36 से 45 और 46 से 50। भाई मैं में से कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि उनका पीछे बैकग्राउंड में और कुछ, ठीक है। तो है ना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। मैं भी बैठा हूँ अपना टाइम पर्सनल, ठीक है, एंड डजंट लुक गुड कि आप इस तरह से कुछ और कार्यक्रम आपका चल रहा है। दिस इज नॉट गुड। प्रवीण जी, आप तो आई डोंट नो कैसे आपको मैं समझाऊं, कितनी बार आप ये सर मैं नहीं, अरे सर आप मैं नहीं, मैं अकेले कमरे में बैठा हूँ सर। सामने, व्हाई आर यू नॉट ऑन म्यूट? सर मैं मैंने ये कह रहा हूँ कि इस चीज के लिए पॉइंट आउट किया है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे से आवाज बहुत आ रही है, मैं तो अकेले कमरे में बैठा हूँ सर। बट व्हाई योर माइक्रोफोन वाज नॉट ऑन म्यूट? व्हाई? दैट इज माय क्वेश्चन। इन द पास्ट यू हैव डिस्टर्ब द क्लास मेनी टाइम्स, व्हाई दिस इज सो? अपूर्व, अगेन मतलब आपसे मेरी ये कंप्लेंट है, मेनी टाइम आई फाइंड योर माइक्रोफोन डिस्टर्बिंग। अखिलेश है, अपूर्व है, सतवीर जी हैं, many of you, मतलब we should be responsible enough. I am extremely sorry, sir. I was trying to ask a question. I'm sorry. होता है, how many times you have done this? We'll just say the sorry and that's okay. This is not okay with me. We should be responsible. प्रवीण जी को कितनी बार पॉइंट आउट किया है मैंने, अखिलेश को कितनी बार पॉइंट आउट किया है, सतवीर जी को कितनी बार पॉइंट आउट किया है। रिपीटेडली वही लोग इरिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं।
सारा डिस्टर्ब हो जाता है, सारा का सारा फ्लो। अभी हम नॉन मेडिकल प्रेफर्ड स्कीम की लिमिट्स देख रहे थे। इसमें हम देखो टेबल देखिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 का अलग है, वीडियो एमईआर का अलग है, ठीक है। एज ग्रुप 18 टू 35, 50 लाख तक कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। 1 करोड़ तक वीडियो एमईआर से मिल सकता है। 36 से 45 के बीच में एज है, 25 लाख तक मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। ये एसयूसी है, सम अंडर कंसिडरेशन। और वीडियो एमईआर से 50 लाख तक हम दे सकते हैं सम अंडर कंसिडरेशन, अगर 50 लाख तक है। 46 से 50, 13 लाख तक हम बिना मेडिकल के दे सकते हैं। ग्रुप 2 का अगर पॉलिसी है तो 10 लाख तक दे सकते हैं, और वीडियो एमईआर से 20 लाख तक दे सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉन मेडिकल प्रेफर्ड का। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड की एक बार लिमिट दोबारा से रिवाइज करें। ग्रेजुएट एंड अबव, रेजिडेंट इंडियन, एनआरआईज, एफएनआईओज, ग्रुप 5 कंट्रीज में जो रह रहे हैं, ठीक है, उनको इसमें लिया जाएगा। और अगर कोई सर्विस करता है तो कम से कम 3 महीने की सर्विस होना जरूरी है। वो वेरीफाई कैसे होगा? अपॉइंटमेंट लेटर से हो जाएगा। 3 महीने की अगर सैलरी स्लिप हम मांगेंगे, बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, तो उससे पता चल जाएगा। श्रीवास्तव जी, आर यू ऑन मोबाइल, आर यू ऑन कॉल? पीपी श्रीवास्तव जी, आप फोन पे बात कर रहे हो? अगर आपके लिए फोन जरूरी है देन एग्जिट द सेशन। सर फोन पे बात नहीं कर रहा है मैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो हाथ में, नहीं नहीं, कोई फोन नहीं है सर मेरे पास। मेरे पास हाथ में फोन है, सामने देख रहा हूं मैं। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये जो लिमिट्स है ना, नॉन मेडिकल जर्नल, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, तो प्रेफर्ड को आपको एक बार दिमाग में आ गया ना, आपके बैठ गया, तो मेरी कोशिश वही है कि आपको एक बार नॉन मेडिकल जर्नल, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल का पता चल जाए, इसीलिए इतना जोर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज साथ दीजिए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए प्लीज। ओके, अब देखते हैं नॉन मेडिकल स्पेशल। नॉन मेडिकल प्रेफर्ड मतलब सबसे इलीट ग्रुप। अब उसके नीचे एक है नॉन मेडिकल स्पेशल। नॉन मेडिकल स्पेशल फॉर रेजिडेंट इंडियन एंड एनआरआई ऑफ ग्रुप 5 कंट्रीज। अब यहाँ पे आपको सबको नोट डाउन भी करना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना है कि नॉन मेडिकल स्पेशल एफएनआईओ को नहीं मिलता है। हेलो, फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं उनको इसमें नहीं रखा गया है, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में ही रखा गया है। एनआरआईज को रखा गया है स्पेशल में। एनआरआईज को इंश्योरेंस दे सकते हैं हम स्पेशल में, लेकिन एफएनआईओ को नहीं दे सकते। एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, रिप्यूटेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज मस्ट बी लिटरेट एंड एनुअल सैलरी अबव 2.5 लाख। ये आम ग्रुप आ गया हमारा। अच्छा, 2.5 लाख की सैलरी तो आज की डेट में साल की मतलब 20-25 हजार रुपए महीने की सैलरी तो हर किसी की होती है। आपको सिर्फ एफर्ट क्या डालना है कि उनकी 3 महीने की सैलरी स्लिप, अपॉइंटमेंट लेटर या उनका आईडी कार्ड, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट जिसमें क्रेडिट हो रहा है, तो हमारे पास कितनी लिमिट आगे एक्सटेंड होती है आगे देखेंगे। रेजिडेंट इंडियन, मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस 3 मंथ्स फॉर एनआरआईज 1 ईयर। अगर इसमें एनआरआईज को हमने लेना है नॉन मेडिकल स्पेशल में, हेलो, नॉन मेडिकल स्पेशल में अगर एनआरआई को लेना है तो लेंथ ऑफ सर्विस, अगर वो सर्विस करता है तो 1 ईयर होना जरूरी है। लेकिन अगर इंडियन है तो उसके लिए 3 मंथ्स ही है। ओके, नोट कर रहे हो, दिमाग में डाल रहे हो। अब कौन से डिस्कस कर रहे हैं? नॉन मेडिकल स्पेशल। नॉन मेडिकल स्पेशल में कौन लोग आते हैं? जो इंडियन रेजिडेंट हैं या एनआरआईज हैं ग्रुप 5 कंट्रीज में जो रह रहे हैं। इसमें एम्प्लॉयड लोग कौन से आएंगे? एम्प्लॉयड कौन से आएंगे जी? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन, सोसाइटीज, बैंक्स, कॉलेजेस, एक्रीडेटेड स्कूल्स, वो सारे किसमें आते हैं? इस कैटेगरी में आते हैं। देन लिस्टेड कंपनीज, जो कंपनीज लिस्टेड हैं, एमएनसीज हैं, रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कहां रखा जाता है? इस कैटेगरी में। किसमें? नॉन मेडिकल स्पेशल में। ऐसी जगह पे जो लोग जॉब करते हैं और उनकी सैलरी साल की 10 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसको किस में ले सकते हैं? नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में। लेकिन नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में कौन से एम्प्लॉयड पर्सन आएंगे जिनकी 2.5 लाख से 10 लाख के बीच में सैलरी? अच्छा, 10 लाख से अगर ऊपर होगी तो प्रेफर्ड में चला जाएगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? हेलो, अगर Yes, किसी sir. की सैलरी 10 लाख से ज्यादा है तो प्रेफर्ड में चला जाएगा, जो पहले डिस्कस किया हमने। लेकिन 2.5 लाख से अगर 10 लाख के बीच में किसी की सैलरी है तो उसको हम स्पेशल में लेंगे। अगेन 3 मंथ्स की अगर उनकी सर्विस है तो दैट इज
सफिशिएंट, जैसे एडिक्वेट, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें उनका वो प्रूफ लेना पड़ेगा, 3 मंथ सैलरी स्लिप लेने पड़ेगी जिसमें हमें पता चले 2.5 लाख से ऊपर है उनका। और प्रोफेशनल्स हैविंग प्रोफेशनल इनकम अबव 2.5 लाख। अब प्रोफेशनल कौन होते हैं जी, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्किटेक्ट है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अच्छा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हम कैसे साबित करेंगे, उनकी डिग्री लेके। हैविंग प्रोफेशनल इनकम अबव 2.5 लाख, उनके लिए भी 2.5 लाख से ऊपर इनकम है फॉर ईच ऑफ 3 इयर्स। लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि लगातार पिछले 3 सालों में, लेकिन नीचे क्या लिखा है, अप टू एज 35 1 ईयर इनकम इज अलाउड। हेलो, सर्विस वाला समझ गए, 2.5 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है, 10 लाख से कम है, नॉन मेडिकल स्पेशल में आ जाएंगे। 3 मंथ सैलरी स्लिप, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, और ये हमें अपॉइंटमेंट लेटर या उनका आईडी से हमारा काम चल जाता है। प्रोफेशनल्स को हम कैसे देखेंगे कि ऐसे प्रोफेशनल जिनकी इनकम 2.5 लाख से 10 लाख के बीच में है। अच्छा, अगर 10 लाख से ऊपर है तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? प्रेफर्ड में चल जाएंगे। तो प्रेफर्ड में चला जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और अगर कोई प्रोफेशनल है और एज उसकी 35 साल से कम है, हेलो आई रिपीट, अगर कोई प्रोफेशनल है, एज उसकी 35 साल से कम है, तो सिर्फ 1 साल की इनकम मतलब आईटीआर से भी चल जाएगा। लेकिन अगर 35 साल से ऊपर है और प्रोफेशनल है तो 3 इयर्स का चाहिए, 3 इयर्स की 2.5 लाख से ऊपर इनकम चाहिए। अंबिका मैम, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। प्रोफेशनल्स के लिए 35 साल से कम एज है तो 1 साल का हमें 2.5 लाख पता चल गया कि 2.5 लाख से ऊपर इनकम है, ओके। लेकिन अगर 35 साल से ऊपर एज है तो 3 साल का जरूरी है। अब बिजनेसमैन के लिए 3 साल ही है, प्रेफर्ड में भी और स्पेशल में भी। हेलो आई रिपीट, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, बिजनेसमैन के लिए 3 साल की आईटीआर चाहिए ही चाहिए अगर प्रेफर्ड या स्पेशल में इंक्लूड होना चाहते हैं। आई रिपीट, ममता मैम सुन रहे हैं? अगर कोई बिजनेसमैन हाँ है, जी सर, हाँ जी। एम्प्लॉयड है, अगर हम प्रेफर्ड में या नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी में उनको इंक्लूड करना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, उनको 3 साल की आईटीआर विद कंप्यूटेशन हमें लेनी ही लेनी है। और इनकम कितनी होनी चाहिए, 10 लाख से ज्यादा। तो फिर भाई फायदा क्या हुआ, प्रेफर्ड में भी 10 लाख थी, यहाँ भी 10 लाख है। अरे यहाँ क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन। हेलो, और प्रेफर्ड में क्वालिफिकेशन क्या थी, ग्रेजुएट एंड अबव। ऐसे बहुत से बिजनेसमैन हमें मिल जाएंगे जो सिंपल 12th किया हुआ है, उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की हुई है, उन्होंने सिंपल मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, और उनकी इनकम जो है 10 लाख 20 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ऊपर इनकम है। ऐसे पॉसिबल हो सकता है ना। तो अगर तो वो ग्रेजुएट एंड अबव होते तो प्रेफर्ड में ले लेते, लेकिन क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं है, इनकम 10 लाख से ऊपर है पिछले 3 सालों की, तो स्पेशल में लेना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है, मुझे एक बार बता दीजिए प्लीज। यस सर। क्लियर है? यस सर। प्रेफर्ड में ग्रेजुएशन एंड अबव, यस सर। स्पेशल में बिजनेसमैन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लग गया, क्या मैट्रिकुलेशन होना जरूरी होगा बिजनेसमैन का। अच्छा, कोई बिजनेसमैन है और उसका अगर वो मैट्रिकुलेशन अबव नहीं है तो किसमें चला जाएगा, जर्नल में। किसमें चला जाएगा, जर्नल, जो सबसे पहले किया था हमने, उसकी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इनकम प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि 25 लाख तक टोटल रिस्क सम एश्योर्ड के लिए हमें इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ूं। यस सर। अब Yes, नॉन sir. स्पेशल इंपॉर्टेंट रूल, नो इनकम प्रूफ, ये टोटल रिस्क सम एश्योर्ड 25 लाख तक, ये मैंने आपको बार बार बता दिया। हो सकता है क्विज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। अब देखते हैं इसका टेबल। पहले किसका देखा था, नॉन मेडिकल जर्नल का 1285। उसके बाद किसका देखा था, प्रेफर्ड नॉन मेडिकल का, उसमें था 50 25 और 13 लाख, 50 25 और 13 लाख। अब आ गया नॉन मेडिकल स्पेशल, इसमें कितना है, 30 20 एंड 10, 30 20 एंड 10। इसका मतलब क्या हुआ, 18 से 35 के बीच में कोई नॉन मेडिकल स्पेशल में आता है, 30 लाख तक मेडिकल की जरूरत नहीं है। और वीडियो एमईआर से 50 लाख, उसमें 1 करोड़ था, इसमें 50 लाख तक वीडियो एमईआर से। सिंपल डॉक्टर कॉल करेगा, वीडियो कॉल करेगा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रिपोर्ट सबमिट होगी और हो जाएगी इंश्योरेंस। 36 से 45 के बीच में 20 लाख और 46 से 50 के बीच में 10 लाख। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको,
आप इसको ना अच्छे से एक बार बस अंडरस्टैंड कर लीजिए। इतना ब्यूटीफुल चार्ट आपको अंबिका मैम भेज देंगे कि उसमें आपको मिल जाएगा प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल जनरल, नॉन मेडिकल स्पेशल। जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना टेबल, एग्जैक्टली ऐसे टेबल्स मिल जाएंगे और आपको एकदम समझ में आएगा, अच्छा 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 ये वो है ना। नहीं तो उस चार्ट को देख कर डर जाते हैं बहुत से लोग, पता नहीं क्या दिया हुआ है इसमें। तो इसलिए नॉन मेडिकल स्पेशल में क्या हो गया जी, 30-20-10, और वीडियो एमईआर से 50-30 और 15। वो आपके पास चार्ट रहेगा, आप यूज करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ कितना कर सकते हैं। तो यहां तक ठीक हो गया जी, नॉन मेडिकल जनरल, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड और नॉन मेडिकल स्पेशल। नॉन मेडिकल स्पेशल के लिए अगर कोई हमारी टीम में अच्छा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, अनम्यूट करके मुझे बता सकता है नॉन मेडिकल स्पेशल का क्राइटेरिया क्या होता है? गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन हिम्मत। अरे रॉबिन कहां से आ गया यार? रॉबिन को देख रहा हूँ बहुत दिन पर। वाह, कमाल हो गया। कोई बताएगा? है कोई भी नहीं बताएगा सर मेरी। इसमें इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख से लेकर 10 लाख तक, एक क्राइटेरिया ये होएगा। सैलरी वाले के लिए वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। और जो एज है वो अप टू 35 होगी, तो उसके लिए उनको प्रोफेशनल इनकम का 1 ईयर का चाहिए। और जो अगर 35+ होंगे तो 3 इयर्स का चाहिए। 30 सालों का हमें 2.5 लाख से ऊपर की आईटीआर चाहिए। लेकिन अगर 35 साल से नीचे है एज तो 1 साल की 2.5 लाख, 1 साल एक सेकंड। राइट। एक और साल यस। मैम के लिए 10 लाख से ऊपर चाहिए और 3 साल की कंपलसरी चाहिए आईटीआर। लेकिन मैट्रिक एंड अबव है, मतलब क्योंकि प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। चला जाता, सॉरी ग्रेजुएट होता था तो प्रेफर्ड में चला जाता, लेकिन ग्रेजुएट नहीं है तो फिर किस में, स्पेशल में लिया जा सकता है। और तो बिना मेडिकल के हम दे सकते हैं पॉलिसी। वेरी गुड अनीता मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई अप्रिशिएट। कोई तो सुन रहा था मुझे। ठीक है, तो अभी यहां तक ठीक है, आगे बढ़ूं? 9:15 हो गए, भूख यस लग। सर। सर आजकल इतने बहुत है। ओ माय गॉड, सर आगे खाना देख। खाना बनाना है, खाना। इतना इतना सासी मम्मा आवाज लगा रही। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, आई अंडरस्टैंड। वैसे तो स्लाइड्स एक्सक्यूज मी कम सर। रहती हैं, अगर थोड़ा एक्सक्यूज सा। मी सर। हाँ जी बोलो। सर इसमें हम सिर्फ जो हमारा नॉन मेडिकल स्पेशल है इसमें सिर्फ एनआरआई को ले सकते हैं, है ना, और एफएनआई है जो उसको नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, हाँ जी। थैंक यू सर। जी जी। अच्छा, वैसे तो स्लाइड तो थोड़ी ही रहती है वैसे तो, अगर आप थोड़ी इजाजत दो तो कर लेते हैं हम, पर थोड़ा बीच में टेक्निकल है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास जल्दी ले लेना ना आप। तो फिर क्विज तो छूट जाओगे आप क्विज से। सर हाँ कल रख लो, सर कल रख लो नेक्स्ट क्लास। कर रख लें नहीं कल? सर, कल नहीं, परसों रख लो। हैं? परसों रख लो सर, कल नहीं। परसों परसों रख लो सर, फिर इससे लेट ना करना सर। तो मुझे जाना है चंबा, आप कैसे रखूं बताओ? सर अभी कर दीजिए आप कंप्लीट। कल का मतलब काल है, अभी कर दें आप। यार कर लेते हैं ना, थोड़ा सा, इतना भी नहीं, वो आप वो नहीं दिखाते। नहीं सर, खाना बनाना है, कोई बात बच्चे देख रहे हैं। नहीं, क्या होगा खाना? तो सर बेटी बीमार है बड़ी वाली ना, कोई बात नहीं, ऑर्डर कर लो बाहर से स्विगी से। खिचड़ी खिलानी है सर उसको, हैं? खिचड़ी खिलानी है सर उसको। ठीक है, आप एग्जिट करो, बाकी लोगों का अरे आपके ममता मैडम, भी नहीं है, आप एग्जिट करो। खिचड़ी जोमेटो से ऑर्डर हो जाती है। उनको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा ना। चलो कर लेते हैं जल्दी से यार, यस सर सर क्या कर लेते हैं। कैमरा ऑफ करके कर ले सर। जिसको ज्यादा दिक्कत है वो एग्जिट करो। ओके, अब देखते हैं हम आगे। देखो, नॉन मेडिकल जनरल एंड मेजर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया था, और एसयूसी नॉन मेडिकल जनरल मेजर स्टूडेंट्स, ये हमने देखो अभी यहाँ पे मैंने इसको ग्रुपिंग कर दी। आपके पास जब ये आ जाएगा प्रेजेंटेशन तो आप इसको देखोगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्विज से रिलेटेड जो भी है ना उसको देख लेता हूँ। ये मैंने ठीक है रिपीट कर दिया, इसको आपको ये बता चुका हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें नॉन मेडिकल प्रेफर्ड एंड नॉन मेडिकल स्पेशल जो ना, एक ही स्लाइड में मैंने इसको कंबाइन कर दिया है। तो इसमें आपको क्या होगा ना कि अगर आपको देखना होगा तो नॉन मेडिकल प्रेफर्ड एंड स्पेशल को आप एक ही स्लाइड में उसकी लिमिट्स देख पाओगे, जो अभी डिस्कस किया वही है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन मेडिकल फॉर माइनर्स एंड माइक्रो प्लान्स। ठीक है, माइक्रो प्लान्स है ना हमारे को,
तो यहाँ पे देखो नॉन मेडिकल प्लान कौन सा है, माइक्रो बचत एंड जन सुरक्षा। इसके नंबर कौन कौन से, 751 एंड 880। ये कौन से प्लान है हमारे, माइक्रो बचत। इसकी लिमिट कितनी है, 2 लाख की। कितनी लिमिट है, नॉन मेडिकल मतलब बिना मेडिकल के हो सकते हैं 2 लाख तक। ये पॉलिसी कौन सी, माइक्रो बचत। प्रवीण जी सुन रहे हो ध्यान से, तो माइक्रो यस सर। बचत प्लान है 751 एंड जन सुरक्षा, ये 2 लाख तक बिना मेडिकल के इसको हम कर सकते हैं। अब देखो बच्चों के लिए, जो माइनर बच्चे हैं, माइनर बच्चों के लिए कौन से प्लान अलाउड है वो सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना है 0 से 9 साल तक 40 लाख तक कोई मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है बच्चे का। हेलो, 0 से 9 साल का, अगर 9 ईयर्स तक का बच्चा है, उसकी पॉलिसी कर रहे हो आप, तो 40 लाख तक कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। और 10 से 17 15 लाख तक कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। 15 लाख से ऊपर जाएगा तो जुवेनाइल एफएमआर होती है, बच्चों की अलग होती है, वो रिक्वायर्ड होती है और उसका क्राइटेरिया। तो समझ गए, सिंपल सी बात है, क्यों स्किप करना था, 2 मिनट की बात है। 0 यस सर। से 9 साल तक 40 लाख तक बच्चे का एसयूसी अगर है तो मेडिकल नहीं चाहिए, बिना मेडिकल के हो जाएगा। 10 से 17 है तो 15 लाख तक हो जाएगा। और माइक्रो बचत प्लान कौन से हैं हमारे, हमारे माइक्रो बचत जो माइक्रो इंश्योरेंस है, माइक्रो इंश्योरेंस है माइक्रो बचत एंड जन सुरक्षा 751 एंड 880, 2 लाख तक। ठीक है, अब देखते हैं, ये क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर है, क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर है। तो एक्सक्लूसिव एसयूसी लिमिट एज पर नॉन मेडिकल जर्नल, मेजर स्टूडेंट, नॉन मेडिकल प्रोफेशनल एंड एमएस। इसकी क्या होता है कि जो क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, तो जो किसी की लिमिट है उसके ग्रुप के अकॉर्डिंगली, नॉन मेडिकल जर्नल, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, नॉन मेडिकल स्पेशल के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली इसका भी जो क्रिटिकल हेल्थ राइडर होगा उसका हम उसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की है। हेलो, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर की, 50 लाख की लिमिट है। इसका मतलब क्या, मैं बोलना क्या चाहता हूं कि जो क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर अगर हम किसी को देते हैं, तो जो उसका पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें वो फॉल कर रहे हैं, प्रेफर्ड में कर रहे हैं, स्पेशल में कर रहे हैं, जर्नल में कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको लिया जाएगा। क्लबिंग न्यू, अगर सपोज करो किसी ने पहले क्रिटिकल इलनेस राइडर ले रखा है और अभी नया भी ले रहे हैं, तो पिछला राइडर और अभी का राइडर की लिमिट को कंबाइन करके देखेंगे। पिछले राइडर की और अभी जो नया राइडर ले रहे हैं उसकी लिमिट को कंबाइन करके देखेंगे। बेस प्लान एसयूसी नॉट टू बी क्लब्ड विद एसयूसी ऑफ बेस प्लान। ठीक है, लेकिन जो राइडर्स हैं उसका जो एक्सक्लूसिव लिमिट्स हैं, जो आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, उसको बेस प्लान के एसयूसी से ऐड नहीं किया जाता। जो राइडर के जो हेल्थ राइडर्स हैं उनकी एक्सक्लूसिव लिमिट्स हैं, जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, उनको इंडिविजुअली ही देखा जाएगा। एसयूसी लिमिट जो इंडिविजुअल हमारी प्लान्स की है उससे क्लब नहीं किया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो प्लान्स की इंडिविजुअल एसयूसी की लिमिट्स है उससे हमारा जो हेल्थ राइडर्स हैं उनको क्लब नहीं किया जा सकता, उसको इंडिपेंडेंटली देखा जाएगा। अब देखते हैं FCIBR, फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, हमारी बीमा लक्ष्मी पॉलिसी में आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। अलाउड अंडर नॉन मेडिकल प्रेफर्ड एंड नॉन मेडिकल स्पेशल ओनली। अच्छा जी, फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर किस कैटेगरी को अलाउड है, ओनली प्रेफर्ड एंड स्पेशल को। आई रिपीट, जर्नल को इसका मतलब नहीं अलाउड है। जर्नल कैटेगरी में अगर कोई आता है तो उसको FCIBR, फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर अलाउड नहीं है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो ये क्या बला है, अरे इसको भी डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ डिजीज, कुछ बीमारियां, कुछ कवरेज होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब आपको जो याद रखना है आज के सेशन में, कि अगर 18 से 30 साल के बीच में किसी फीमेल की एज है, उसको हम फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर दे रहे हैं, तो 3 लाख तक कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। हेलो, 3 लाख तक कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और 31 टू 40 के बीच में अगर एज है किसी की और उसको हम फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर दे रहे हैं, तो 2 लाख तक, 2 लाख एसयूसी तक मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है जी, 50 लाख। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हेल्थ राइडर्स हैं क्रिटिकल, ये फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर, इनकी जो लिमिट्स हैं ये इसको क्लब नहीं किया जा सकता है रेगुलर पॉलिसी की एसयूसी की लिमिट के साथ, इसको इंडिविजुअली एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। आई थिंक आप तक मेरी ये बात पहुंच रही हो, क्योंकि
क्विज मैंने डिजाइन किया है, तो उसमें मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको इसको बता दिया, लेकिन अच्छा हमने ये किया कि हमने आज ही इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ओके आज ही कंप्लीट कर लिया, दोबारा से फिर से सेशन करते क्या फायदा था उस चीज का। ठीक है, डन। तो अभी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन मैं शेयर करूंगा, प्रेजेंटेशन को अच्छे से देखेंगे। आपको कोई चीज किसी तरह का डाउट है मुझे फोन कर लो कभी भी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, रिकॉर्डिंग करो। और क्विज जो आज मैं शेयर करूंगा, क्विज आपने अभी मैंने थोड़ा स्मार्टनेस कर ली क्विज में। आप क्या कर रहे थे, रीअटेम्प्ट कर रहे थे। अच्छा, कुछ लोग 2-3 लोग इकट्ठे होकर कर रहे थे, तो उनके सभी के जो गलत हो रहे थे ना सवाल, अब मुझे स्मार्टनेस करनी पड़ी, तो मैंने अब क्विज ऐसे टेस्ट कर दिया कि आपको अब पता नहीं चलेगा, ना रीअटेम्प्ट कर पाओगे। जब तक मैं रिजल्ट रिलीज नहीं करूंगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सही हुआ कौन सा गलत। तो इसलिए अब थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया। आपको देख रहा था मैं, हाँ दोबारा दोबारा कर रहे हो, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी थोड़ा स्मार्ट हो जाऊँ। तो ठीक है, अभी ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, और नेक्स्ट सेशन में मैं किसी को गेस्ट को भी इनवाइट करूंगा आपको 30 मिनट्स के लिए। वो बहुत अच्छा आपको टॉक देंगे, और आगे इसी तरह से अपना जो लर्निंग जर्नी हम फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स इसी तरह से चलता रहेगा। मई में भी मेरे पास कुछ अच्छी प्लानिंग है, जून में भी प्लानिंग है, लेकिन कल अप्रैल मंथ, फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसका लास्ट डे है। और अगर आप इस मंथ में एक्टिव नहीं हो, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछना, अगर आपको जवाब आता है कि ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं एक्टिव है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता LIC को, और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अंबिका मैम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं हो, आपने कुछ सोच के पैसा कमाने के लिए यहाँ पे एंट्री मारी है, तो आपको कल 30 अप्रैल लास्ट डेट है मंथ की, एक्टिव होना जरूरी है। यस और नो? अब डिसीजन आपके हाथ में। ठीक है, मैं और अंबिका मैम तो अपना काम कर रहे हैं, LIC तो अपना काम कर रही है, आप भी अपना काम करेंगे तो मजा आ जाएगा इस साथ। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप सबको। किसी को किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। ठीक है, तो ठीक है, सबको नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।